हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। इस समय मैं RJ-10 नामक मिसाइल पर चर्चा करने जा रहा हूँ। राफेल पर चर्चा करूँगा। साथ ही अमेरिका और यूरोप, विशेष करके फ्रांस, ब्रिटेन पर चर्चा करूँगा और उसी में यूक्रेन का भी संक्षेप में चर्चा करूँगा। आप सभी लोगों को पता है, कुछ दिन पहले मैंने इस पर एक दो वीडियो भी बनाया था कि व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की गए थे वहाँ के नए राष्ट्रपति, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, और रेयर अर्थ मटेरियल यानी दुर्लभ मृदा पदार्थ पर दोनों के बीच सिग्नेचर होना था। जैसा कि आपको बताया गया कि $350 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर तो अमेरिका ने सैन्य मदद पहुंचाई है यूक्रेन को रूस के विरुद्ध युद्ध में। साथ ही कुछ और भी उनको सपोर्ट किया है, यानी कुल मिलाकर के लगभग $500 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर मदद किया है अमेरिका ने यूक्रेन की। और अमेरिका नाटो का एक प्रमुख सदस्य देश है। एक्चुअली अमेरिका के राष्ट्रपति के पहल पर ही उसका गठन किया गया था 1949 में। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि अमेरिका का नाटो में भी से है और रूस से लड़ने में भी से रहा है। इसीलिए जो बाइडेन साहब, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, वो चाहते नहीं कि व्हाइट हाउस में डेमोक्रेट पार्टी का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बने, कोई नेता राष्ट्रपति बने। वो हमेशा से रिपब्लिकन का सपोर्ट करते हैं और रिपब्लिकन का रवैया कम्युनिस्ट देशों के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट रहा है शुरू से ही। जैसे रिचर्ड निक्सन साहब के समय में, जो 1969 से 1974 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, पहला कार्यकाल तो पूरा कर चुके थे, दूसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे क्योंकि दूसरे कार्यकाल के दौरान ही उन्होंने रिजाइन कर दिया था। ऑलमोस्ट उनका इम्पीचमेंट यानी उनके ऊपर महाभियोग लगते लगते बचा था कांग्रेस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, निचले सदन में, प्रतिनिधि सभा में। उस समय डेमोक्रेट का वाटरगेट स्कैंडल, वो जो वाटरगेट ऑफिस था डेमोक्रेट का, वहाँ जासूसी करने के आरोप में 5 लोग पकड़े गए थे, जिनका बाद में ट्रायल भी हुआ था। और उसी समय ये खुलासा भी हुआ था कि भाई निक्सन साहब डेमोक्रेट की जासूसी करवाते हैं। दूसरे शब्दों में, रिचर्ड निक्सन साहब डेमोक्रेट के अगेंस्ट थे, रिपब्लिकन कैंडिडेट थे, और वो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे दूसरे टर्म में। काफ़ी बवाल हो गया, दूसरा टर्म वो पूरा नहीं किया और रिजाइन करना पड़ गया उनको। उनके समय में हेनरी किसिंजर, ये विदेश मंत्री थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उन्हीं के समय में बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उन्हीं के समय में साल्ट समझौता भी हुआ था, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी समझौता भी हुआ था रूस के साथ, और इसको लेकर के दोनों देशों ने अपने अपने जखीरे में हथियारों की संख्या कम करने पर सहमति जताई थी। तो रिपब्लिकन का शुरू से नज़रिया जो है कम्युनिस्ट कंट्रीज के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट रहा है। कहा जाता है निक्सन साहब ने, जो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने चीन की भी यात्रा की, उसके 3 महीने बाद सोवियत रूस की भी यात्रा की। उस समय दोनों देश एक दूसरे के शत्रु थे। दोनों के बीच लगभग 4000 किलोमीटर लंबी एक सीमा रेखा भी है। चीनियों की आदत है, जब तक वो लात नहीं खाते हैं तब तक वो उनका मन बढ़ा चढ़ा रहता है। और वो उस समय सोवियत रूस चूँकि सुपर पावर था 1969 में, वो इसी तरह से कमचटका पेनिनसुला में घुसपैठ किया करते थे चीनी सैनिक। एक बार चीन के सैनिकों को घेर करके सोवियत रूस की रेड आर्मी ने वहाँ करीब 400 सैनिकों को मार दिया था। तब से चीन खामोश हो गया, शांत हो गया। तो उस समय चीन और रूस दोनों को साधने के लिए अलग अलग टाइम पर रिचर्ड निक्सन साहब ने यात्रा की। हेनरी किसिंजर भी
भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध चला बांग्लादेश के मुद्दे पर, तो उस समय धीरे से चीन पहुंच गए और उन्होंने भारत को एक कुएं में गिरा हुआ शेर बताकर उसे मारने की वकालत की। चीन को चढ़ाया कि वो पाकिस्तान के साथ खुलकर आ जाए और भारत पर अटैक कर दे, लेकिन इंदिरा गांधी की चालाकी कारण, होशियारी कारण ऐसा हो न सका। इंदिरा गांधी को हेनरी किसिंजर कोल्ड ब्लडेड लेडी, रिशंस महिला कहा करते थे, जिसके पास कोई दया माया जैसी चीज ना हो। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं रिपब्लिकन का नजरिया जो डेमोक्रेट के नजरिए से मेल नहीं खाता है, वो हमेशा से ही कम्युनिस्ट देशों के प्रति मेल मिलाप कर रहा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ नया नहीं कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वह रूस इस समय पूरी तरह से कम्युनिस्ट तो नहीं है, लेकिन कम्युनिस्ट संस्थाएं अभी भी वहाँ काम कर रही हैं और कम्युनिस्ट विचारधारा का बोलबाला है। भले ही वो रशियन फेडरेशन कहलाता है, लेकिन सोवियत रूस की भांति ही आज भी वहाँ डिक्टेटरशिप है। आज भी वहाँ एक व्यक्ति सारे अहम फैसले लेता है, उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सोवियत रूस धीरे धीरे पुतिन साहब डोनाल्ड ट्रंप के करीब आ रहे हैं, और या ट्रंप आप कहने पुतिन के करीब आ रहे हैं। अगर दोनों हाथ मिला लेते हैं तो यूक्रेन क्या पूरे यूरोप में तबाही मच जाएगी, क्योंकि दुनिया के सबसे ज़्यादा परमाणु जखीरे इन्हीं के पास हैं। अनऑफिशियली कहा जाता है 7,200, यानी कुल 15,000 परमाणु बमों में 7,200 अकेले सोवियत रूस रशियन फेडरेशन के पास है। जो सोवियत रूस के पास भी था, उसका जखीरा इनहेरिट इन्होंने ही किया है। और करीब 6,600 परमाणु बम अमेरिका के पास हैं। दूसरे शब्दों में इन्हीं दोनों देशों को मिला दिया जाए तो करीब 13,500 के करीब परमाणु बम हो जाते हैं, जो इन्हीं दोनों देशों के पास हैं। सबसे पहले वहाँ सियरा डेजर्ट में, रेगिस्तान में, अमेरिका ने ही 1945 में परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद उसने हिरोशिमा और नागासाकी जापान पर इसे गिरा करके इसका प्रयोग भी कर दिया। लेकिन सोवियत रूस इसके 4 साल बाद यानी 1949 में परमाणु परीक्षण कर परमाणविक शक्ति बन गया। इसके बाद ब्रिटेन और फिर फ्रांस का नंबर आता है, लास्ट में चीन का नंबर आता है। 1963-64 में लापनूर भी एक रेगिस्तान है, उसमें चीन ने परमाणु परीक्षण करके परमाणविक शक्ति हासिल कर लिया। यही P5 कहलाए। यही NPT के सदस्य देश भी हैं, पांचों ने सिग्नेचर कर रखा है NPT पर। हालांकि चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन घोषित कर रखा, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपना रखा है। और अमेरिका हुए, रूस हुए, ब्रिटेन और फ्रांस, ये कोई नो फर्स्ट यूज जैसी कोई चीज़ इनके पास नहीं है। इनकी जो आणविक नीति है वो बहुत क्लियर नहीं है। ये अपने देश पर किसी भी तरह के खतरे का सामना करने के लिए परमाणु बमों का जखीरा हासिल किए हैं। और चीन के देखा देखी भारत ने भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाया है। भारत, पाकिस्तान और इजराइल को थ्रेशोल्ड पावर कहा जाता है, यानी दहलीज पर खड़ी शक्तियां, आणविक शक्तियां कहा जाता है। इन्हीं के लिए CTBT लाया गया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था। बहरहाल हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो यही कि कम्युनिस्ट देशों के प्रति जनरली रिपब्लिकन पार्टी का नज़रिया थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। रिचर्ड निक्सन साहब के बाद से ये चीज़ देखने को मिल रही है। आपको हम बता दें कि इसी प्रकार का नज़रिया रोनाल्ड रीगन का भी था, जो कि रिपब्लिकन कैंडिडेट थे, जो जिमी कार्टर के बाद आए थे। और उसके बाद जॉर्ज वॉकर बुश सीनियर जो थे, वो भी जॉर्ज बुश सीनियर, उनका भी नज़रिया थोड़ा सॉफ्ट और गोरबचाव के समकालीन थे। गोरबचाव साहब ही पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनास्ट लेकर के आए थे सोवियत रूस में। उसी के बाद सोवियत रूस का विघटन शुरू हो गया था और 1992 जून तक यह कंप्लीट हो गया था। यह इतिहास से आप सभी लोगों को पता है। बोरिस येल्सिन
रूस के यानी विघटित रूस के पहले राष्ट्रपति हैं, ट्रंकेटेड रूस के पहले राष्ट्रपति हैं। वर्ष 2000 में जब उनकी मृत्यु हो गई तब व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति का पदभार संभाला। उसके पहले वो प्रधानमंत्री थे रूस के। दूसरे शब्दों में जो विघटित रूस है, रूस जिसको रशियन फेडरेशन के नाम से जानते हैं, शुरू से ही व्लादिमीर पुतिन उसके राष्ट्रपति नहीं हैं। ये सन 2000 में जब बोरिस येल्त्सिन का देहांत हो गया उसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। बहरहाल फ्रांस एक परमाणु छतरी का विकास कर रहा है, साथ ही एक ऐसे मिसाइल का विकास कर रहा है जो कम्युनिस्ट देशों को यानी रूस से उसको बहुत ज़्यादा खतरा है। हमने बताया रूस का भले ही विघटन हो गया, भले ही रूस ये दावा करे कि वो एक डेमोक्रेसी है, भले ही रशियन फेडरेशन में जो संस्थाएं हैं वो कुछ डेमोक्रेटिक संस्थाओं की तरह से काम करती हुई नजर आवें, लेकिन ले दे करके कुल मिला करके वहाँ आज भी कम्युनिस्ट शासन है और कम्युनिस्ट व्यवस्था की तरह से ही देश चलता है। व्लादिमीर पुतिन साहब का नज़रिया भी वही है जिसमें वो पहले वो केजीबी के सदस्य थे, जो वहाँ की खुफिया टॉप खुफिया एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय। तो इस प्रकार से व्लादिमीर पुतिन जो हैं वह रशियन फेडरेशन को उसी तरह से चलाते हैं जैसे उनके पूर्वगामी सोवियत रूस चलाया करते थे। चाहे वो जोसेफ स्टालिन 1917 में इसकी स्थापना हुई थी, जब उस समय लेनिन साहब ने, व्लादिमीर लेनिन साहब ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद जोसेफ स्टालिन आए थे, फिर निकिता क्रुश्चेव का प्रभाव हुआ, फिर लियोनिद ब्रेजनेव का प्रभाव हुआ, लास्ट में वहाँ गोरबचाव का प्रभाव हुआ। बीच में जो उसके प्रधानमंत्री थे अलेक्सी कोसिजिन, जिनके प्रयासों से 1966 में ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीज फायर समझौता हुआ था, वो भी सोवियत रूस के जाने माने लीडर रहे हैं। तो इस प्रकार से रिचर्ड निक्सन साहब जो 1969 से 1974 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और उनके कार्यकाल के दौरान हेनरी किसिंजर साहब जो वहाँ के विदेश मंत्री रहे, विदेश सचिव रहे, उनके समय में दक्षिण एशिया में और दक्षिण पूर्व एशिया में कई बदलाव देखने को मिले। दक्षिण एशिया में वो भारत के बिल्कुल विरुद्ध थे। हेनरी किसिंजर खास करके बिल्कुल विरुद्ध थे और वो श्रीमती इंदिरा गांधी को कोल्ड ब्लडेड लेडी, नृशंस औरत कहा करते थे, यानी जिसके पास संवेदना ना हो, जो हत्या करने में भरोसा करती हो, जो बहुत ही निर्मम हो, उसे नृशंस कहते हैं। तो इस प्रकार से वह इंदिरा गांधी के बारे में ये धारणा पाले हुए थे और बांग्लादेश के लिबरेशन को जो मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में हुआ उसको बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करते थे। वह धीरे से चीन भी गए थे और चीन में जा कर के वहाँ की सरकार को भारत के विरुद्ध भड़काने की कोशिश किया था, लेकिन डेंग शाओपिंग के सलाह पर माओ से तुंग ने इसे माना नहीं था। दूसरे शब्दों में माओ से तुंग को पता था कि 1962 में उनका जो टारगेट था उसको आंशिक रूप से उन्होंने अचीव कर लिया है भारत को पराजित करके, और 1967 में सुमडोरंग वैली और चो घाटी, बाद में चल करके चो घाटी और सुमडोरंग घाटी में जो कुछ भी हुआ उसे चीन भूला नहीं था। यानी भारत अब धीरे धीरे बदल रहा था। भारत की सेना श्रीमती इंदिरा गांधी के देख रेख में वास्तव में ही मैनली व्यवहार करने लगी थी। इसको लेकर के चीन खुल्लम खुल्ला भारत के विरुद्ध उतरना नहीं चाहता था और अमेरिका पर उसको बहुत ज़्यादा भरोसा भी नहीं था। तो अभी हाल में व्लादिमीर जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हार्ट टॉक हुआ और जेलेंस्की साहब वहाँ से बैरंग वापस आ गए, भले ही बाद में आने के बाद ब्रिटेन वगैरह की यात्रा जब उन्होंने किया तो उस समय उन्होंने ये बात कही कि भाई वो तो समझौता करने के लिए आज भी तैयार हैं और वो अमेरिकी राष्ट्रपति को नाराज नहीं रखना चाहते। दूसरे शब्दों में वहाँ समझौता करने के पहले जब वो इनसे पूछा पत्रकारों ने तो कह दिया भाई यूक्रेन जिन्हें जो एहसान खरीदा है अमेरिका से उसको चुकाने का
यही सही वक्त है, नहीं तो जीवन भर हम ऐसा चुका नहीं पाएंगे, देते देते मर जाएंगे पैसा। तब भी अमेरिका का जो हमारे ऊपर कर्ज है, जो अमेरिका की देनदारी है, वो उसको ख़त्म नहीं होगी। मोटे तौर पर वो इस बात को स्वीकार कर रहे थे, मेंटली तैयार थे कि व्हाइट हाउस में वो रेयर अर्थ मटेरियल जिसका अकेले उत्पादक यूक्रेन 5% उत्पादन करता है विश्व उत्पादन का, उस पर वो सहमति जता देंगे और समझौता करेंगे। लेकिन वहाँ कुछ और ही हो गया। वहाँ सुरक्षा, यूक्रेन जो अमेरिका से सुरक्षा चाहता था कि भाई रूस अगर दोबारा अगर अटैक करता है सीज फायर पीरियड के दौरान, तो अमेरिका का रुख क्या होगा, लेकिन अमेरिका ने इस पर कोई वचन नहीं दिया। तो इसके बाद यूरोप के पावर बैलेंस बदलने लगे थे। मैंने इस पर अलग से एक वीडियो बनाया है जिसको आप देख सकते हैं। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे यूरोपीय देश इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि भाई अगर सोवियत रूस ने या रूसी संघ ने, रशियन फेडरेशन ने, सोवियत रूस हमको बार बार याद आ रहा है जो कि गलत है, इसमें वो रशियन फेडरेशन है। रशियन फेडरेशन ने यदि हमारे ऊपर हमला किया तो उससे बचाव का तरीका क्या हो सकता है। तो इसके लिए आयरन छतरी का प्रयोग किया जाए, दूसरे शब्दों में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का डेवलपमेंट जरूरी है। और ऑफेंसिव मिसाइल के रूप में RJ-10 मिसाइल जो होगी वो काम करेगी। इसके लिए राफेल को भी अपग्रेड करना जरूरी है। तो राफेल 5 का विकास फ्रांस कर रहा है और वो पूरे यूरोप को बचाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा है। सारे यूरोप के देश जो हैं उसी की ओर देख भी रहे हैं। चूंकि अमेरिका अगर हाथ खींचता है तो ऐसी दशा में रूस ये खुराफात कर सकता है, ऐसा अंदेशा है यूरोप के इन देशों को। और इसीलिए वो एटॉमिक छतरी, एटॉमिक अम्ब्रेला जो कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में ही सामने आता है, उसका विकास कर रहा है। दूसरे शब्दों में इजराइल के तर्ज पर आयरन डोम का विकास कर रहा है, जिसका उद्देश्य है शत्रु के तरफ से आते हुए मिसाइल को बीच में मार गिराना। देखना है इसमें फ्रांस को कहाँ तक कामयाबी होती है। RJ-10 मिसाइल डिफेंसिव भी हो सकता है, अभी तो बहरहाल वो ऑफेंसिव मिसाइल के रूप में उसका विकास किया जा रहा है, यानी प्रहारक मिसाइल के रूप में उसका विकास किया जा रहा है। उसे रूस पर प्रहार किया जा सकता है और राफेल को अपग्रेड करके राफेल 5 बनाया जा रहा है। इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी रडार जिसको पकड़ न पाए और कंप्यूटर डेटा के माध्यम से वो उसे संचालित किया जाए, कंप्यूटिंग प्रणाली आदि का उसमें उसको सुसज्जित से आदि से सुसज्जित उसको किया जा रहा है। और राफेल को अपग्रेड किए बगैर ये संभव भी नहीं है, क्योंकि अभी राफेल 3 साढ़े 4 पीढ़ी का ही है। तो राफेल 5 जो होगा जाहिर है वो 5वीं पीढ़ी का एक लड़ाकू विमान होगा और उससे फ्रांस अपने इन तमाम उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेगा और रूस भी उससे वो डरेगा। 2035 तक उम्मीद है इसका डेवलपमेंट कर लिया जाएगा और फ्रांस ऐसा करने वाला यूरोप का पहला देश भी बन जाएगा। तो उसने यूरोप में ब्रिटेन सहित अन्य देशों को बचाने की जो जिम्मेदारी अपने सर पर ली है, उसी के तहत वो राफेल 5 और RJ-10 प्रक्षेपास्त्र का विकास कर रहा है। धन्यवाद।